हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंकित और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लास्ट टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखते हैं कि कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है। तो एक्चुअली में तो केमिकल रिएक्शंस बहुत टाइप्स की होती है, मगर हमें जो सीखनी है वो ये 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन सीखनी है। इसमें पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवी है हमारी लास्ट रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम एक एक करके समझते हैं कि ये कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कैसी होती हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। देखो यार, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई चीज कंबाइन हो जाए, ठीक ना। अब कंबाइन का मतलब तो हम समझते हैं, तो बस यही करना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होके एक सब्सटेंस बना लेते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कुछ भी हो सकते हैं, तो हमने नाम बोल दिया सब्सटेंस, ठीक है ना। तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके, ठीक है ना, एक सब्सटेंस बनाते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे हम लोगों ने वाटर की फॉर्मेशन पढ़ी थी कि वाटर की फॉर्मेशन में क्या होता है, H2 और O2 आपस में जुड़ जाता है और वाटर बन जाता है। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि इसमें H2 और O2 दो सब्सटेंसेस थे और ये जुड़ने के बाद एक नया सब्सटेंस बन गया है, इसलिए ये कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसको बैलेंस हम कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। बैलेंस हमको आती है। ये ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है तो ये 2 हो जाएगा, और जब यहाँ पे 2 हो गया तो ये हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये तो पिछले जो है एपिसोड नहीं, सॉरी, लेक्चर में था, ठीक है। अच्छा, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारी इस केमिस्ट्री का जो हमने चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, तो पहली रिएक्शन थी हमारी जिसमें मैग्नीशियम जो है वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, जल जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। ये भी जो एग्जाम्पल है ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें भी दो चीजें देख सकते हो कंबाइन होके एक नई चीज बन रही है। तो ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत सिंपल सी है, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो सकते हैं और कंबाइन होके क्या बनेंगे, एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट होती है। मतलब कॉम्बिनेशन में दो सब्सटेंस आपस में जुड़ के एक सब्सटेंस बनाता था, और यहाँ क्या होगा कि एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाएगा। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। यानी रिएक्टेंट में एक सब्सटेंस होगा, मगर प्रोडक्ट में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होंगे। ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम बहुत सिंपल सा देने जा रहे हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये जब हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO इसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो यार, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पहले देखो समझाते हैं। पहले ये तो इतना तो समझ में आ गया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है, ठीक है। एक बात ये समझ में आई। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में दो चीजें जुड़ रही थी, इसमें जुड़ के एक नई चीज बना रही थी। इसमें क्या है, इसमें एक चीज टूट के दो नई चीजें बना रही हैं। तो ये जो है जस्ट कॉम्बिनेशन का अपोजिट है। एक मेन बात है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि तुम जानते हो कि जब कोई सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होता है, जैसे कोई सब्सटेंस है, जैसे सपोज दैट यही हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये एक मॉलिक्यूल है जो एटम से मिलके बना हुआ है। एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। बॉन्डिंग की उन्होंने, थोड़ा सा जानते होगे शायद बॉन्डिंग के बारे में कि ये लोग बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन होते हैं दो एटम्स के बीच में और एक नया कंपाउंड बन जाता है।
तो इन अट्रैक्शन को अगर हमें तोड़ना है तो हमें कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम का एटम, कार्बन का एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम ऐसे समझ सकते हैं कि एक फेविकोल के बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर बॉन्डिंग नहीं मालूम है अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये आपस में जुड़े हुए कैसे हैं? तो कुछ ना कुछ फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं यानी इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, जिनकी वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब अगर इनको तोड़ना है तो सीधी सी बात है, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिना एनर्जी के बिना एनर्जी दिए पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए हमें किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी को देना ही पड़ेगा। अब वो हीट की फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट की फॉर्म में दे सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल हम सभी का देते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये एग्जाम्पल दिया, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है ना। हीट क्यों जरूरी है, बात समझ में आई? क्योंकि इनके बीच की जो बॉन्डिंग है, कैल्शियम कार्बोनेट के बीच की बॉन्डिंग, वो हमें तोड़नी है, ठीक है ना। और उस बॉन्डिंग को तोड़ के हमें 2 नए सब्सटेंस बनाने हैं। जैसे एक स्टिक होती है, तो स्टिक में सभी एटम्स क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। ये मालूम होगा, ये तो जरूर मालूम होगा कि एटम्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है सॉलिड में, इसकी वजह से वो जुड़े होते हैं। तो अगर हमें उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ना, अपनी ताकत खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसी तरीके से इनमें भी हम क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, ठीक है ना, ये एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है, ठीक। तो यहाँ पे तो हमने हीट की फॉर्म में एनर्जी दी, ठीक है। हम लाइट की फॉर्म में भी दे सकते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये जब सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है, सनलाइट जब इस पे पड़ती है तो ये सिल्वर बना लेता है और क्लोरीन गैस निकल जाती है। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देख सकते हो, एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में टूट चुका है, और इसमें भी देखो हमने एनर्जी दी है कि किस फॉर्म में दी है? सनलाइट की फॉर्म में दी है, लाइट की फॉर्म में दी है। सनलाइट कह सकते हैं, लाइट कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, ठीक। एक हम एग्जाम्पल देने जा रहे हैं जहां हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस तुमने पढ़ी होगी, क्लास 7th में थी शायद, ठीक है, कि वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करके यानी इलेक्ट्रोलिसिस उसकी करके हम क्या कर सकते हैं? उसको वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकते हैं। वो हम लिख देते हैं रिएक्शन। वाटर को जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास करने से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, जिससे ये मिलके बना था। देख सकते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना था, कंबाइन होके। मगर जब हम इसको एनर्जी देंगे तो एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ठीक ना, ये टूट जाएगा। किसमें? वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये एक और एग्जाम्पल हुआ किस चीज का? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसमें हमने एनर्जी किस फॉर्म में दी है? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दी है। तो तीनों एग्जाम्पल क्लियर हुए। 3 एग्जाम्पल हमने क्यों दिए, बात समझ में आई? क्योंकि हम एनर्जी जो देंगे, बिना एनर्जी दिए तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो नहीं सकती है, तो एनर्जी तो हमें देनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी हम कई अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, जैसे हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में। तो हमने 3 एग्जाम्पल समझाए, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी शायद, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट मतलब जानते हो? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक इंसान को अपनी जगह से हटा के उसकी जगह पे बैठ जाना, ठीक है ना। अगर किसी को डिस्प्लेस करना है तो इसका मतलब है उसको वहां से हटाओ और क्या करो? खुद उसकी जगह पे बैठ जाओ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है? जो ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है? वो कम रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके कंपाउंड में से हटाकर खुद उसकी जगह बैठ जाता है। एग्जाम्पल समझाते हैं, ऐसे तो रहने दो। पहले हम समझ लेते हैं कौन से ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो थोड़ा बहुत शायद मालूम भी हो कि सोडियम बहुत रिएक्टिव है, Na, ठीक है ना, के 2 सब्सटेंस है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। फिर कुछ कम रिएक्टिव्स में आते हैं, जैसे जिंक है, अल्मोनियम है, ठीक है ना। अभी आगे जाके हम कुछ चैप्टर्स के बाद रिएक्टिविटी सीरीज एक पूरी पढ़ेंगे, जिसमें हर एक सब्सटेंस की रिएक्टिविटी लिखी होगी कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो जिंक है, अल्मोनियम है, Fe है, ठीक है ना, आयरन, यानी कि ये मॉडरेट में आते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये थोड़े बीच में रिएक्टिव है, ठीक है ना। फिर एक आता है हाइड्रोजन, यानी ये सब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं। फिर हाइड्रोजन, और कुछ होते हैं जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर।
ये सारे गोल्ड भी है, ठीक है। तो फिर से एक बार देखते हैं, एक्चुअली में हम हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं सबको, कौन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, कौन हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, किस चीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है ना, हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं। मगर अभी रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है, 4th चैप्टर में आएगी, ठीक है ना। तो अभी हम उसका सिर्फ छोटा सा एक पार्ट तुमको समझा रहे हैं, ठीक है ना। ये रिएक्टिविटी सीरीज शायद 8th क्लास में थी, ठीक है ना, पढ़ी हो, शायद कभी देखी हो, ठीक है ना। 8th क्लास में भी थी कि कुछ हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, कुछ हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव में ये सारे सब्सटेंस आते हैं। इनमें सोडियम और पोटेशियम ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं जिंक, अल्मोनियम, फेरम यानी कि जो है आयरन, फिर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद 2 और सब्सटेंस आते हैं, ठीक है ना, जो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है, यानी बहुत कम रिएक्टिव है, और जिनका नाम है कॉपर और सिल्वर, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है ना, एक बात सोच के देखो, अगर किसी को उसके एटम से हटाना है या मॉलिक्यूल से हटाना है किसी एटम को, तो उसके लिए जो हटा रहा है वो उससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, ठीक है ना। एक ट्रेन में बैठे हो, ठीक है ना, और जो है तुम्हारे सामने एक पैसेंजर बैठा है, ठीक है, और तुम दुबले पतले हो, पैसेंजर है मोटा तगड़ा, ठीक है, और तुमने कहा उठ तो वो उठेगा नहीं, ठीक है ना, उठा देगा ठीक है। तो ऐसे नहीं उठ सकता है ना। मगर वही चीज है, ठीक है, अगर एक दुबला पतला इंसान बैठा है और मोटा इंसान उसको डराए कि जो है उड़ जा यहाँ से, तो शायद वो डर के जो है पतला इंसान उड़ जाएगा। तो बिल्कुल यही चीज होती है, ठीक है ना। अगर डिस्प्लेस करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी है, तो सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी हो सकती है जब एक ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस क्या करे, एक कम रिएक्टिव सब्सटेंस को हटा दे। ऐसा नहीं हो सकता कि कम रिएक्टिव सब्सटेंस ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस को हटा देगा। ये बात समझ में आती है? अभी देखो समझते हैं, ठीक है। इसको बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है और इसमें हम जिंक डाल दें। अब तुम देख सकते हो जिंक ये रहा और कॉपर ये है, ठीक है ना। कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। ठीक, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है कॉपर, तो इसका मतलब जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा। और जब जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा तो जिंक कहेगा कॉपर से, भैया तुम थोड़ी देर के लिए चले जाओ, हम यहाँ पे बैठ जाते हैं SO4 के संग, ठीक है ना। तो कहेगा ठीक है भाई, ठीक है ना, नाक थोड़ी तोड़वानी है, सीधी सी बात है, ठीक। तो जिंक जो है सल्फेट के संग जुड़ जाएगा और कॉपर जो होगा वो बाहर निकल आएगा। मगर यही चीज अगर जिंक के संग होती, जिंक सल्फेट होता और साथ में हम कॉपर को डाल देते उसमें रिएक्शन में, और कॉपर कहता भैया जिंक उठ जाओ थोड़ी देर के लिए, हम भी बैठ जाए, ठीक है ना। तो जिंक कहेगा काहे उठे, ठीक है, जो करना है कर लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। तो कम रिएक्टिव है तो इसलिए कॉपर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जिंक को उसकी पोजीशन से हटा दे, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। सिंपल है, बात समझ में आई? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पक्का पता लगेगा कि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा सिंपल है, कि बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है, कि कौन सब्सटेंस ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सब्सटेंस कम रिएक्टिव है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, बस, बाकी कुछ नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल लेते के देखते हैं, ठीक है ना, हो सकता है उससे समझ में आए। अगर यह ना समझ में आया हो, जैसे मैग्नीशियम है, अगर इसमें हम इसको हम HCl में डाल दें, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं मैग्नीशियम भी जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है ना। कह सकता है कि हाइड्रोजन भैया थोड़ी देर के लिए उठ जाओ, ठीक है ना, हमारा बैठने का यहाँ पे मन कर रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहेगा बिल्कुल उठ जाओ भाई दादाजी, ठीक है, ठीक, क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर है ना। तो इसीलिए क्या है, हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, मैग्नीशियम यहाँ पे आ जाएगा और बन जाएगा MgCl2। अब MgCl2 क्यों बना? तो यार ये तुम जानते हो कि जो वैलेंसीज होती हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है ना। नहीं अगर जानते हो तो एक बार फिर से बता देते हैं कि मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो MgCl2 बनेगा। सही है, ये भी 9th क्लास में ही है, ठीक है। चल, तो ये बात क्लियर हुई, ठीक है, कि कैसे क्या हुआ। ठीक, जब एक ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस एक कम रिएक्टिव सब्सटेंस से कहेगा कि भाई हम तुमको हटाना चाहते हैं, खुद तुम्हारी जगह बैठना चाहते हैं, तो ये कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, हट जाएगा और ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रही है, ठीक है।
अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट हो। मतलब इसमें क्या होगा, आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, पहले एग्जांपल से समझाते हैं फिर इसको जो है और अच्छे से समझाएंगे। जैसे AgNO3 है सिल्वर नाइट्रेट प्लस, ठीक है, कोई और सब्सटेंस लेते हैं जैसे NaCl ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है, सिल्वर क्लोराइड बना, AgCl बना और बनेगा NaNO3 NO3 नाइट्रेट होता है। हम बता दें कि इसकी वैलेंसी 1 होती है, Ag की भी वैलेंसी 1 होती है, सोडियम की भी 1 है और क्लोरीन की भी 1 है, ठीक है। अगर नहीं मालूम है तो बता दें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत ही नहीं है, सबकी 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सब 1 ही 1 रहेंगे, ठीक है। कभी 2 या 3 नहीं आएगा ऐसा नंबर, ठीक है। चलो सबसे सिंपल एग्जाम्पल इसलिए लिया है, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा, देखो इस रिएक्शन में खुद देखो क्या हो रहा है, ठीक है। Ag जो है वो NO3 के संग जुड़ा हुआ था, एक Ag का आयन था, एक NO3 का आयन था, एक Na का आयन था और एक Cl का आयन था, ठीक है। ये 4 आयन थे एक्चुअली में हमारे पास। लो हम लिख देते हैं। Ag का पॉजिटिव आयन होता है Ag प्लस, NO3 का पे एक निगेटिव चार्ज होता है NO3 माइनस, Na पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है Na प्लस और क्लोरीन पे एक निगेटिव चार्ज होता है Cl माइनस, ठीक है। ये 4 आयन थे, ठीक है। अब देखो Ag के संग तो था NO3 और Na के संग था Cl, मगर जब प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट में देख सकते हो AgCl बना, यानी Ag ने सोडियम क्लोराइड का एक आयन ले लिया। तो सोडियम ने कहा मैं भी तुम्हारा ले लूंगा भाई एक आयन, क्योंकि तुमने मेरा लिया है ना, तो सीधी सी बात है, ठीक है ना। मैं अकेला क्यों रहूं, है ना, मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो तुमने मुझसे कुछ रुपए लिए तो मैं भी तुमसे रुपए लूंगा अब, ठीक है। Na के संग NO3 जोड़ दिया जाएगा, यानी Na NO3 को अपने संग कंबाइन कर लेगा, ठीक है ना। तुमने मेरी पेंसिल ली, हम भी तुम्हारी पेंसिल लेंगे, वरना हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो बस यही चीज है, ठीक है ना। AgCl के संग चला जाता है और Na जो है वो NO3 के संग, तो आपस में आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फिर समझाते हैं, ठीक। BaCl2 बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं और कोई भी सोडियम का ले लेते हैं, चलो सोडियम सल्फेट ले लेते हैं, चलो, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा। अब देखो इसमें यहाँ पे कौन कौन से आयन है, एक बेरियम का आयन है, एक क्लोरीन का आयन है, ठीक है ना, 2 क्लोरीन के एक्चुअली में है, एक सोडियम का आयन है और SO4 का आयन है। ये 4 आयन हैं। Ba की वैलेंसी हम बता देते हैं 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, सोडियम की 1 होती है और सल्फेट की 2 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब Ba जो है वो Na2SO4 में से SO4 का निगेटिव आयन ले लेगा। ये पॉजिटिव आयन होता है 2+, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये 2-। तो ये जो Ba है वो SO4 का, ठीक है ना, यानी Na2SO4 का निगेटिव आयन ले लेगा और ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, BaSO4। साथ में NaCl के संग जुड़ के NaCl बना लेगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो रहा हो, हर कोई जो है आपस में एक्सचेंज कर रहा है, ठीक ना। जैसे तुम्हारे पास एक मैथ्स की कोई बुक है, ठीक है, सपोज दैट तुम्हारे पास एक चांद है, ठीक है, और तुम्हारे दोस्त के पास कोई और बुक है, जैसे समझ लो पीके गर्ग है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि तुमने कहा कि मैंने तो चांद लगा ली है, मुझे अपनी पीके गर्ग दे दो। तो उसने भी कहा ठीक है, मैंने भी पीके गर्ग लगा ली है, तुम ले लो और मुझे अपनी चांद दे दो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक्सचेंज नहीं हुआ, ठीक है ना, आपस में एक्सचेंज हुआ ना कुछ, ठीक है। मगर एक चीज है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो एक्सचेंज वहां भी हो रहा है, एक्सचेंज यहां भी हो रहा है, मगर ठीक है जो डिकम्पोजिशन, सॉरी बार बार डिकम्पोजिशन निकल रहा है, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें देखो क्या हुआ, उसमें ये होता कि तुम्हारे पास तो थी एस चांद, ठीक है, उसके पास पीके गर्ग थी, मगर तुम कहते नहीं मुझे अपनी पीके गर्ग दो, मैं तुमको अपनी एस चांद नहीं दूंगा, ठीक है। और तुमने उसकी पीके गर्ग ले ली, ठीक है, और उसने दे दी, तो सीधी सी बात है तुम ताकतवर हो गए, ठीक है, इसलिए दे दी होगी उसने, ठीक है। तो वही चीज है कि अब क्या हुआ कि तुमने तो अपनी कोई बुक नहीं दी, सिर्फ उसने दी है, तो ऐसी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मगर जब दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर ली है तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस एक्सचेंज हो रहा है ना, ठीक है, तो एक्सचेंज हो रहा है तो दोनों के संग एक्सचेंज हो रहा है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
बात क्लियर हुई। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक सबसे मेन रिएक्शन पे आते हैं। देखो ये चारों रिएक्शन बहुत ही सिंपल हैं, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है कि ये समझ में नहीं आएंगी या कुछ भी है, ठीक है, बहुत आराम से समझ में आएंगी, नाम से ही क्लियर है ना, इस वजह से समझ में आएंगी। अब हम जानने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन। ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये हो सकता है ना समझ में आए अगर ध्यान से ना समझो तो, ठीक है। तो इसीलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो है वो रिएक्शंस जो है एक्चुअल में बहुत ही सिंपल है, अपने आप समझ में आ भी सकती हैं, मगर ये रिएक्शन में हमारी जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी, तो ध्यान से समझना, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? देखो रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, ठीक है ना। पहले रेडॉक्स रिएक्शन समझने से पहले एक और कुछ समझते हैं, वो समझते हैं कि व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन, और व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो देखो ऑक्सीडेशन का नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, ठीक है ना। जैसे Cu है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई तो CuO बन गया। तो ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा, ऑक्सीजन जुड़ भी सकती है और हाइड्रोजन निकल भी सकती है। 1 मिनट के लिए रोक लेते हैं वीडियो। तो बात ये कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक है, या हाइड्रोजन निकल सकती है, ठीक है। यानी अगर हाइड्रोजन निकल रही है बाहर, ठीक है, किसी चीज से, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन जो है वो निकल जाए, ठीक है। हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक है ना, H लिख सकते हैं, हाइड्रोजन एटम एक्चुअली में, ठीक है, या ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोनों ही केस क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हैं। और रिडक्शन रिएक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है, कि यानी कि इसमें ऑक्सीजन जो है जुड़ रही होगी, ठीक है, सॉरी, रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन निकल रही होगी और हाइड्रोजन जो होगी वो जुड़ रही होगी, या कोई एक चीज, या तो ऑक्सीजन निकल रही हो या हाइड्रोजन क्या हो, जुड़ रही हो। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ रही हो या हाइड्रोजन निकल रही हो। ये बात क्लियर हुई, ठीक है ना। अगर ये बात समझ में आती है तो देखो बताते हैं रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। एक्चुअली में रिडॉक्स रिएक्शन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का ही शॉर्ट फॉर्म है, रेड और ऑक्स, ठीक है। रिडक्शन से रेड और ऑक्सीडेशन से ऑक्स, तो रेडॉक्स रिएक्शन बनती, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों एक साथ हो रही होगी। क्यों? अरे यार सीधी सी बात है, अगर कहीं से, ठीक है ना, ऑक्सीजन निकलेगी तो कहीं ना कहीं जुड़ेगी भी, तो जब निकल रही होगी साथ में तो कहीं ना कहीं जुड़ भी रही होगी ना, तो रिडक्शन भी हो रहा होगा और ऑक्सीडेशन भी उसी रिएक्शन में साथ साथ हो रहा होगा, ठीक है। अगर हमने कहीं से ऑक्सीजन निकाली तो वो किसी ना किसी चीज में जुड़ेगी ना, तो जिस चीज में जुड़ेगी, ठीक है, फिर उसमें तो ऑक्सीजन जुड़ गई, और ऑक्सीजन जुड़ गई तो उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। और वो ऑक्सीजन जो जुड़ी है वो किसी ना एटम से निकल के आई होगी ना, किसी मॉलिक्यूल से या किसी सब्सटेंस से निकल के आई होगी। तो जिस सब्सटेंस से वो निकल के आई उस सब्सटेंस का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो सिंपल सी चीज है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक्चुअली में एक साथ होंगे, ठीक है ना। जैसे तुमने अपनी बुक किसी को दी अगर, तो कोई लेगा भी तो, सीधी सी बात है, ठीक है ना, कि ऐसा तो नहीं कि तुमने बुक दे ही दी बस, ठीक है ना, या तुमने बुक सिर्फ ले ही ली, ठीक, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ठीक है। अगर तुम बुक दोगे किसी को तो बुक कोई लेगा भी, है ना। तो वही चीज है, अगर कोई ऑक्सीडेशन ले रहा है तो इसका मतलब कोई दे रहा होगा ऑक्सीजन, तभी तो वो ले रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है कि रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है? एक साथ होता है। बात समझ में आई, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन फिर से बोले, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या तो या हाइड्रोजन निकल भी रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाई जाती है। और रिडक्शन रिएक्शन वो होती है जिसमें जस्ट अपोजिट है और ऑक्सीडेशन का, या तो ऑक्सीजन निकल रही हो या हाइड्रोजन जुड़ रही हो। क्लियर है बात? चलो, अगर ये बात समझ में आती है तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन का, ठीक। कोई बहुत सारे एग्जाम्पल है एक्चुअली में, जैसे CuO है, कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और जब इसको हम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? कॉपर बनता है और वाटर बनता है, ठीक। ये रिएक्शन है, ठीक। अब देख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें देखो क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड था,
बच्चा हमारे पास क्या, कॉपर। देखो ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है, क्योंकि वरना कभी नहीं क्लियर होगी ये, ठीक है, अगर इस पर ध्यान नहीं दोगे तो। ठीक, कि कॉपर जो ऑक्साइड है, ठीक, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, देखो ध्यान दो, और यहाँ पे कॉपर था, यानी कॉपर ऑक्साइड से बन गया कॉपर हमारा। यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गई। देख सकते हो बहुत आराम से, साफ साफ समझ में आएगा कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई है। तो इसका मतलब है कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई है, और जब ऑक्सीजन निकलती है तो वहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है ना। यानी ये है हमारी रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और देखो यहाँ पे H2 था, यहाँ H2O हो गया, मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई है। हाइड्रोजन में एक्चुअल में ऑक्सीजन जो है वो जुड़ गई है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है ना, इसका मतलब हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन जुड़ गई है तो ये जो रिएक्शन है ये हमारी कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बात समझ में आई, ठीक है ना, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होती है। ठीक है, तो 2-3 चीजें और बताते हैं, फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर अच्छे से समझते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक, 100% समझते हैं। ठीक है, पहली 4 चीजें हैं जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से पहचानने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना भाई ये चीजें। ठीक, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इनको पहचानना कठिन नहीं है, मगर बहुत लोगों को कठिन लगता है। ठीक है, वो इस वजह से है, थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है कभी कभी अपने आप पढ़ने से। ठीक है, तो इसलिए जरूरत पड़ती है समझाने की। देखो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है। ठीक है, देखो एजेंट कौन होता है, एजेंट वो होता है जो काम करवाता है हमारा। ठीक है ना, एजेंट उसको कहते हैं जो हमारा काम करवाता है। ठीक है, और सब्सटेंस तो समझ रहे हो, ठीक है ना, यहाँ से तो सिंपल है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम से देखो क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब एक ऐसा लोग, एक ऐसा इंसान, ठीक है ना, अभी के लिए इंसान ही बोल देते हैं, वैसे सब्सटेंस है। ठीक है, एक ऐसी चीज जो ऑक्सीडेशन कराए, एक ऐसी चीज, एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन कराए, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो रिड्यूस कराए, खुद ना हो रिड्यूस, रिड्यूस कराए, एजेंट है ना, तो वो काम करवाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब रिडक्शन का काम कराएगा। ठीक, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिडक्शन करवाते हैं। अभी सिर्फ सुनो, ठीक है ना, अभी समझाते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ सुनो और समझने की कोशिश करो। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस होंगे जो ऑक्सीडेशन का काम कराने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, नाम से क्लियर नहीं हो रहा है कि यही होना चाहिए। एजेंट मतलब मैंने तुमको बताया कि जो काम करवाता है, और ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या हुआ, जो ऑक्सीडेशन का काम कराए। तो जो लोग ऑक्सीडेशन का काम कराते हैं, जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन का काम कराते हैं, उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जो रिडक्शन का काम कराते हैं उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, अब भाई किसी ने ऑक्सीडाइज कराया तो कोई ऑक्सीडाइज हुआ होगा, तभी उसी को तो कराया ना। एजेंट है, किसी ने काम किया तो किसी चीज पे किया होगा ना काम, कि काम भी कर दिया और कुछ हुआ भी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जब इस एजेंट ने ऑक्सीडाइज कराया है तो कोई ना कोई ऑक्सीडाइज हुआ होगा। तो जो ऑक्सीडाइज हो गया वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। देखो यार, बहुत नाम से क्लियर है। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर एक बार आंख बंद करके, ठीक है, अपने मन में सोचोगे कि कौन क्या चीज है, तो खुद भी आंसर आ जाएंगे कि ये होगा। बस सुनो, बस, ठीक है ना, हल्का सा सुन के जो है एक बार समझने की कोशिश करो अपने आप से। ठीक है, और हम 100% श्योर है कि ये बात समझ में आएगी कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज वो सब्सटेंस हुआ जो ऑक्सीडाइज हो गया। ऐसे ही देखो, अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कोई ऐसा इंसान है जो रिड्यूस करा रहा है, कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिडक्शन करा रहा है, तो वो रिडक्शन जब करा रहा होगा तो कोई ना कोई सब्सटेंस ऐसा होगा जो रिड्यूस हो गया होगा। तो जो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया होगा उसे हम कहेंगे सब्सटेंस रिड्यूस्ड। देखो नाम से क्लियर है कि नहीं? ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन कराता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस जो रिडक्शन कराता है। ठीक है,
सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, जब किसी ने ऑक्सीडेशन कराया है तो कोई ना कोई ऑक्सीडाइज हुआ होगा सब्सटेंस। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया उसे हम कहेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया उसे हम कहेंगे सब्सटेंस रिड्यूस। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल में समझते हैं। ठीक है, देखो जरा क्या है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो H2 जो है वो ऑक्सीडाइज होके H2O बन रहा है। ठीक है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हमारा कौन सा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है इसमें, H2 हो रहा है। और रिड्यूस कौन हो रहा है जरा देखो, ठीक है ना, यानी किसमें रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन होने के लिए जिसमें से ऑक्सीजन निकल रही होगी उसका रिडक्शन हो रहा होगा, इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, यानी सब्सटेंस रिड्यूस क्या है, CuO। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझते हैं। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो ऑक्सीडेशन करा रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन करा रहा है मतलब H2 था, H2O बन गया। ठीक है ना, H2 से H2O बन गया है। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो किसने कराया, इसको ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड कराई, भाई इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना, कैसे हुआ है, इसको ऑक्सीजन मिली है ना, इसको ऑक्सीजन मिली, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, किसने दी ऑक्सीजन इसको, भाई जिसने दी होगी वही ऑक्सीडेशन करा रहा है, इसका मतलब इसको जरूरत थी ऑक्सीजन की, ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो ऑक्सीजन जिसने दी होगी वही तो सब्सटेंस ऐसा होगा जो इसको जो है क्या करा रहा होगा, ऑक्सीडाइज करा रहा होगा। किसने दी भाई, CuO ने दी। देखो अपनी ऑक्सीजन CuO ने हाइड्रोजन को दे दी और कहा लो भैया तुम ऑक्सीडाइज हो जाओ। ठीक, तो इसका मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज करा रहा है कौन होगा, CuO। और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो रिडक्शन करा रहा है। ठीक है ना, रिडक्शन किसका हुआ, इसका हुआ। देखो CuO से Cu बन गया ना, ऑक्सीजन निकल गई तो इसका रिडक्शन हुआ। ठीक ना, तो किसने ऑक्सीजन निकाला, ठीक है, अब जिसने निकाला होगा उसी ने लेके रख लिया होगा अपने पास ऑक्सीजन, सीधी सी बात है। तो ऑक्सीजन इसमें से देखो किसने निकाला, H2 ने निकाला। कैसे निकाला, उसने खुद देखो ऑक्सीजन रख लिया कि नहीं रख लिया। ठीक है ना, बात समझो। ठीक है, फिर से एक बार सब्सटेंस हम रिड्यूसिंग एजेंट जानना चाह रहे हैं, तो देखो पहले रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है, तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है कॉपर में। ठीक, रिडक्शन के लिए ऑक्सीजन का निकलना जरूरी है, तो जिसने निकाला होगा उसी ने रिडक्शन कराया होगा। ठीक है, किसने निकाला, जिस वही निकालेगा ना जो अपने पास रखेगा ऑक्सीजन निकाल के। किसने रख ली, हाइड्रोजन ने रख ली। देखो ठीक है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, वो हुआ हाइड्रोजन जिसने रिडक्शन कराया। ठीक है ना, वैसे तो कह सकते हैं कि याद करने के लिए कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मगर ये तो यार एक रटने का तरीका है। ठीक है ना, मेरे हिसाब से तुम्हें एक बार नाम के हिसाब से एक मतलब जो है कॉन्सेप्ट के हिसाब से तुम्हें समझना चाहिए कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस है। पेपर में भले ही तुम कैसे करो, ठीक है ना, टाइम बचाने के लिए, कि अगर तुमने सब्सटेंस ऑक्सीडाइज थोड़ी देर थिंकिंग करके पता लगा लिया, सब्सटेंस रिड्यूस थिंकिंग करके पता लगा लिया, फिर टाइम बचाने के लिए तुम जस्ट इसका उल्टा कर दो। ठीक है ना, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोई दिक्कत नहीं है, मगर अभी तो तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है ना पढ़ने के लिए, तो अभी के लिए मेरी ये सलाह है कि थोड़ा सा ना इस तरीके से मत करना कि अपोजिट कर दिया या ये कर दिया। ठीक है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, जितना समझने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। एक और समझाते हैं चलो एग्जाम्पल से, फिर इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो H2S है और क्लोरीन के संग रिएक्ट कर रही है और बना रही है सल्फर प्लस HCl, बैलेंस कर देते हैं 2HCl हो जाएगा। ठीक है, अब यहां समझते हैं कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां रिडक्शन हो रहा है। तो देखो यहां से ये H2S था, H2S में से S बन गया, यानी हाइड्रोजन निकल गई, और हाइड्रोजन के निकलने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखो ध्यान से देखो, यहां से हाइड्रोजन निकली, इन दोनों को देखो, हाइड्रोजन निकली ना, और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहला जाता है, ऑक्सीडेशन। तो यानी ये हमारी रही ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखना बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान लगा के हमसे पहले काम करना। ठीक है ना, रिडक्शन देखो यहाँ पे क्यों हो रहा है, यहाँ क्लोरीन थी, यहाँ इसमें देखो हाइड्रोजन जुड़ गई, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ गई है, और हाइड्रोजन का जुड़ना देखो क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। देखो बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है ना, वरना खुद लिख के देखो एक बार, नहीं समझ में आई तो ठीक है, करके देखो। फिर अब हम समझने जा रहे हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन है, सब्सटेंस रिड्यूस कौन है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ठीक है, ये देखने जा रहे हैं। तो किस चीज का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो जरा देखो H2S था, उससे S बन गया, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2S का। हाइड्रोजन निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है ना, तो किसमें से निकला हाइड्रोजन, H2S में से निकला है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, H2S हुआ है, ठीक है। सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ है, अगर हाइड्रोजन जुड़ गई है मतलब रिडक्शन हुआ है ना, तो हाइड्रोजन किस में जुड़ी है, देखो क्लोरीन में जुड़ी है हाइड्रोजन, देख सकते हो क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ गई है, तो सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ है, Cl2 हुआ है, क्लोरीन जो है सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। अब थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना, कठिन से, ठीक है, मतलब उल्टा नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, उल्टा वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो वो होगा जो ऑक्सीडेशन करा रहा होगा, मतलब हाइड्रोजन निकाल रहा होगा, ठीक है। कौन हाइड्रोजन निकाल रहा है, तुम देखो इसने इसमें से हाइड्रोजन निकाली है, देखो क्लोरीन ने इसमें से हाइड्रोजन निकाल के रख ली। फिर से एक बार, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो ऑक्सीडेशन करा रहा होगा, ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन निकाल रहा होगा, और जब वो हाइड्रोजन निकाल रहा होगा तो सीधी सी बात है उसने हाइड्रोजन ले ली होगी, किसने ली है, क्लोरीन ने ली है, क्लोरीन इसमें से हाइड्रोजन निकाल रहा है, खुद रखे ले रहा है, तो ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है, ठीक है ना, क्लोरीन करा रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, क्लोरीन हो गया। फिर से देखते हैं एक बार रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, ठीक है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो रिडक्शन उसका होता है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रही हो, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो हाइड्रोजन जुड़वा रहा होगा, ठीक है ना कहीं हाइड्रोजन ऐड करवा रहा होगा, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन ऐड करा रहा होगा तो कैसे ऐड कराएगा, खुद अपनी देगा हाइड्रोजन, सीधी सी बात है, तभी तो ऐड होगी हाइड्रोजन। तो कौन दे रहा है अपनी हाइड्रोजन, देखो ये हाइड्रोजन दे रहा है अपनी H2S, देखो अपनी हाइड्रोजन इसने दे दी, ठीक है, और तुम कहा रख लो भाई हाइड्रोजन अपने पास, तो कौन करा रहा है रिडक्शन, H2S करा रहा है, तो सब रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कौन हो गया, H2S हो गया। बात सिंपल है, समझ में आई ये बात, ठीक है। अब दो कंसेप्ट हैं इसी चीज पे, रिडॉक्स रिएक्शन पे, एक है, ठीक है, रेसिडिटी, और दूसरा है करोजन। करोजन क्या होता है, करोजन का मतलब होता है कि हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में तुम जानते हो ऑक्सीजन प्रेजेंस है, ठीक है ना, वो ऑक्सीजन क्या होगी, किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी मेटल से बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, किसी भी मेटल से रिएक्ट कर सकती है, और रिएक्ट करने से क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है मेटल, जिसको हम कहते हैं करोजन, ठीक है ना। ठीक, ये करोजन रस्टिंग जो हो जानते हो, रस्टिंग माने जंग लगना, ठीक ना, लोहे में लगती है, ये करोजन का ही एक फॉर्म है। जब करोजन आयरन में होता है तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक। सोने चांदी यानी गोल्ड और सिल्वर में बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत कभी होता है, तो इसी वजह से वो क्या होता है कि जो है बहुत सालों बाद जो है फेड पड़ जाता है, मतलब उतनी चमक उसमें नहीं रहती है। वो किस वजह से नहीं रहती है, क्योंकि जो हमारा सिल्वर या गोल्ड है वो बहुत धीरे धीरे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है, और वो नया सब्सटेंस बना लेता है जिसमें शाइनिंग नहीं होती है। ऐसे ही देखो बक्से कोई रखे होंगे, जैसे एल्युमिनियम के बक्से घर में होंगे अगर किसी के, तो देखा होगा उस पे एक बहुत जो है पतली सी लेयर चढ़ जाती है, ठीक है, और उसको जब खुरचो तो बहुत नया नया सा जो है सब्सटेंस हमारा एल्युमिनियम दिखाई देता है, ठीक है। तो वो भी एक्चुअली में क्या है, करोजन, ठीक है। करोजन यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है। जैसे हार्मफुल के लिए देखो रस्ट लग जाती है जब लोहे में, तो वो बहुत कमजोर हो जाता है, ठीक है। लोहे का यूज करते हैं हम मजबूती के लिए, ठीक है, झूले बनाते हैं या कोई भी चीज बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं क्योंकि आयरन बहुत ही स्ट्रांग है, और अगर उसकी स्ट्रांगनेस ही खत्म हो जाएगी तो सीधी सी बात है वो हमारे किसी काम का नहीं रहा, है ना। तो इसीलिए रस्टिंग थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि हार्मफुल भी है। यूजफुल इसलिए भी है कि देखो कुछ सब्सटेंस में होता है, क्या होता है कि जब ऊपर ऑक्सीडेशन उसमें हो जाता है तो एक लेयर चढ़ जाती है उसके ऊपर, ठीक है ना। ठीक, आयरन में क्या होता है, ये लेयर धीरे धीरे पूरे आयरन को खाती रहती है, मगर कुछ सब्सटेंस में ऐसा होता है कि बस एक लेयर चढ़ के रुक जाती है, फिर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, जैसे अल्युमिनियम में, ठीक है ना। अब तुम्हारी जो बकस है वो अंदर से हमेशा नहीं है, ठीक है ना, ऊपर एक लेयर उस पर करोजन हो गया एक लेयर पे, ठीक है ना, अब वो एक कवर का काम करती है, ठीक है, बाकी चीजों से रिएक्ट करने के लिए एक कवर का काम करती है, और वो सब्सटेंस हमारा बचा रहता है। तो कभी कभी यूजफुल भी है, कभी कभी हार्मफुल भी है। करोजन एक तरीके की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है, ये बात समझ में आई। रेंसिडिटी देखो समझते हैं क्या होता है। रेंसिडिटी होता है एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, ठीक है ना, जिसकी वजह से
क्या है कि उनमें एक अनप्लीजेंट स्मेल आ जाती है। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, घर में भुजिया, दालमोट या ऐसी कुछ चीजें जिसमें ऑयल पड़ा होता है या घी पड़ा होता है, फैट पड़ा होता है, ठीक है ना, फैट या ऑयल पड़ा होता है एक्चुअली में, ठीक है, तो सबके घर में होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। दालमोट कभी भी मतलब पैकेट खरीद के रख लिया काफी बड़ा सा 1 किलो का, ठीक है, अब मान लो अगर वो खुला रह गया या मान लो काफी दिन हो गए हैं तो सील सी जाती है और उसमें एक बहुत ही मतलब बेकार सा टेस्ट उसका हो जाता है, स्मेल आने लग जाती है, ठीक है ना, अगर बहुत दिनों से खुली रखी है तो, ठीक है, ठीक। या रख भी सकते हो थोड़ी सी जो है दालमोट जो है कटोरी में, ठीक है, 15 दिन के लिए रख दो, ठीक है, 15 दिन तक नहीं रखना पड़ेगा वैसे तो, मगर 15 दिन के रख के देखो और खाना नहीं भैया, ठीक है, साफ बात है, ठीक है, ये मत कहना सर ने कहा था खा लेना तो खा गए हम तो, ठीक है, ठीक, फिर उसको स्मेल करके देखना, ठीक है, ठीक, वो एक तो जो है बहुत ही मुलायम हो गई होगी, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें बहुत ही ज्यादा खराब स्मेल आ रही होगी, सड़ने की वजह से नहीं, ठीक है ना, एक्चुअली में वो होता है ऑयल्स का ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है ना, ऑयल जो होता है उसमें पड़ा होता है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन प्रेजेंस है ना, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और बहुत ही बेकार सी सब्सटेंस बनाता है जिनकी बहुत ही खराब स्मेल होती है, ठीक है ना, खराब स्मेल होती है या टेस्ट होता है, ऐसा सब्सटेंस बनाता है, ठीक है, तो इसीलिए जो है, ठीक, रेंसिडिटी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और हमारे लिए देखा जाए तो हार्मफुल है, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, रेंसिडिटी ना होती तो 1 साल बाद भी हम जो है वो दालमोट खा सकते थे, मगर जो है ठीक रेंसिडिटी की वजह से हमें वो जल्दी खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, ठीक, अब बात करते हैं इस रेंसिडिटी जब होती है, ठीक है, और फिर हम इसको रोक कैसे सकते हैं, मतलब कैसे ऐसा कर सकते हैं कि रेंसिडिटी या तो रुक जाए या धीरे हो जाए। तो उसके लिए बहुत सारे सब्सटेंस हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हम डाल सकते हैं सब्सटेंस में, ठीक है, जैसे BHA, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड लिख देते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, या BHA भी है और टोलुइन भी हो सकता है, BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये दोनों ही जो हैं, ठीक है ना, ठीक, ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मतलब ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बहुत ही स्लो कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जब हम किसी सब्सटेंस में डाल देंगे तो उसका ऑक्सीडेशन होना धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं सब्सटेंस में। दूसरा क्या है भाई, रिएक्ट तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से कर रहे हैं, तो हम क्या करें, उसको ऑक्सीजन दे ही ना, कोई और गैस दे दें, ठीक है ना। जैसे क्या करते हैं, तुमने कभी भी जरूर खरीदा होगा कुरकुरे का या लेस का पैकेट खरीदा होगा, ठीक है ना, और उसमें कहते हैं कि सर लेस तो निकलते ही नहीं है, उसमें तो हवा निकलती है, ठीक है, सही बात है, बिल्कुल हवा निकलती है, जरूरी भी है थोड़ी बहुत, ठीक है ना। अब ये नहीं कह रहे इतनी हवा जरूरी है जितनी वो लोग भर देते हैं, ठीक है ना, हमें तो लगता है हवा ही हवा भरते हैं, ठीक है, चिप्स तो बहुत कम ही भरते हैं, ठीक, मगर वो एक्चुअली में जरूरी भी है, वो एयर नहीं होती है, वो ऑक्सीजन नहीं होती है, वो होती है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन भर देते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन भर के क्या करते हैं, एयर से वो उसका कॉन्टेक्ट हट गया, एयर से हट गया तो एयर में से उसको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसके अंदर जो ऑयल्स और फैट्स हैं, भाई कुरकुरे और ये जो लेज हैं ये ऑयल से ही तो बनते हैं ना, तो ये ऑयल्स जो हैं वो उस ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे और जिसकी वजह से उनमें रेंसिडिटी नहीं होगी। यार एक पैकेट बना, उसको कितने दिन बाद खाते हो यार, 2 महीने बाद खाते हो, सही बताएं तो, ठीक है ना। अब 2 महीने में अगर सीधी सी बात है तुमने अपने घर में भुजिया रख दी, ठीक है, तो वो कैसी सील जाएंगी तुम जान सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ठीक है क्या करते हैं कि वो लोग नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है, और उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है और जो खराब स्मेल है वो नहीं आती है, ठीक है। हाइड्रोजन मत भरवा देना, ठीक है, हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस होती है, पैकेट भी उड़ जाएगा साथ में, ठीक है ना, तुम्हारे संगी, ठीक है, ठीक। नाइट्रोजन गैस भरते हैं, हाइड्रोजन नहीं भर सकते, हाइड्रोजन गुब्बारों में भरी जाती है जो उड़ जाते हैं, ठीक है ना, तो सिर्फ नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आई, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा तरीका है कि देखो कोई भी रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और टेम्परेचर घटाने पर उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड बढ़ जाती है और टेम्परेचर कम करने पर स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन की स्पीड कम करने के लिए हम उसका टेम्परेचर कम कर सकते हैं। टेम्परेचर कैसे कम करेंगे, उसको रेफ्रिजरेटर में रख लेंगे, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो रिएक्शन जो हो रही होगी वो स्लो हो जाएगी।
तो जो चीज हमारी खराब होनी थी या स्मेल आनी थी 1 दिन में, अब वो 2 या 2.5 दिन में या 3 दिन में आएगी, ठीक है ना। तो स्लो प्रोसेस हो जाएगा, वो तो डिपेंड करेगा कितना डीप फ्रीज करते हैं हम, ठीक है। तो एक तरीका ये है। दूसरा एक और है तरीका कि हम उसको एयर टाइट कंटेनर्स में रख लें, ऐसे कंटेनर्स में जिसमें हवा का आदान प्रदान ना हो, ठीक है ना, खिड़कियां ना खुली हो, ठीक है ना, एयर आ ना सके, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। एयर टाइट कंटेनर्स में रखने से क्या होगा, ठीक है, एयर आएगी नहीं तो ऑक्सीडेशन भी नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई। तो ये हमारा पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है केमिस्ट्री का, ठीक ना। होप समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना, शेयर करना, ओके।